जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए यहाँ पे आने का। जितने भी लोग मेरी स्टोरी अभी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सबके दिमाग में यही सवाल है कि अचानक से 360 डिग्री टर्न कैसे हुआ? बट अगर आप मेरे तरीके से देखिए तो मैं बचपन से ही बहुत ही आई वुड से पढ़ाकू लड़की थी। 97.5% मेरी परसेंटेज आई। सिविल सर्विसेज हमेशा से मेरा एक ड्रीम रहा। जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मुझे लगा कि अब मैं एलिजिबल हूँ सिविल सर्विसेज देने के लिए। तो 1 साल बैठ के आराम से तैयारी की मैंने और फिर आज रिजल्ट सबके सामने है। देखिए अगर कोई सीक्रेट फॉर्मूला है तो वो बस ये है कि आपको अपनी लाइफ में हर चीज के लिए बैलेंस बना के रखना होता है। तो जब मैं यूपीएससी की पढ़ाई कर रही थी तो मैंने एक सिंपल बैलेंस बनाया, 10 + 8 + 6। 10 घंटे पढ़ाई करो, 8 घंटे सोने में लगाओ और 6 घंटे जो बाकी मिले उसमें जो मर्जी आए वो करो। तो स्ट्रैटेजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, क्योंकि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो सिलेबस आप देखेंगे इतना वास्ट है कि उसका फिर कोई अंत नहीं है। लेकिन यूपीएससी जो पूछता है वो हर चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछता है, उसके बाहर कुछ नहीं आता। तो मैं अगर बहुत बड़ी मोटी बुक होती थी उसका मैं बहुत शॉर्ट अपना नोट्स वर्जन बना लेती थी। अगर 100 पेज की बुक है तो मैं 100 पेज का 2 पेज में करके उसको बार बार रिवाइज करना, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। देखिए यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें फोकस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस। आपको जो चीज डिस्ट्रैक्ट करती है आपको उसको कट आउट करना है। मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं सुबह उठते ही अगर इंस्टाग्राम देखने का सोच रही हूँ तो डेफिनेटली आई एम बिकमिंग अ स्लेव टू दैट टेक्नोलॉजी एंड ये मेरी प्रिपरेशन में काम नहीं आने वाला। तो व्हाइल आई यूज द इंटरनेट थॉरली फॉर माई प्रिपरेशन, बट मैंने उसको उसी तक सीमित रखा जब तक वो टेक्नोलॉजी मेरे काम आ रही है। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने इस एग्जाम को सिर्फ एक कमरे में बैठ के अपने नोट्स और इस सबको कंपाइल करके प्रिपरेशन की है और ये आप इस देश के किसी भी कोने में कर सकते हैं। तो जो भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, जो ये एग्जाम देना चाहते हैं, जिनके माता पिता सुन रहे हैं, तो ये ऐसा एग्जाम है विच इज सो इंक्लूसिव। यूपीएससी एग्जाम आपको इतना आई वुड से इतना आपको आपकी जर्नी इतनी स्मूथ करने की कोशिश करता है। इसकी जो मटेरियल है वो आप कहीं भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। कुछ एक आध मटेरियल हो सकता है जो आपको ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन में कोई रुकावट आई। आजकल न्यूज़पेपर से लेकर सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो व्हाई नॉट यूज दैट। मेरे जो पापा हैं वो इंडियन आर्मी में हैं, ही इज एन आर्मी ऑफिसर। तो जैसा कि डिफेंस बैकग्राउंड में होता है, डिसिप्लिन तो घर में हमेशा से ही रहता है। तो 6 बजे उठना वो तो बचपन की ही आदत है। लेकिन मेरे फादर ने कभी मुझे किसी चीज के लिए रोका नहीं। उन्होंने बोला कि जो मन में आए वो करो। कभी ज्यादा मार्क्स के लिए कभी मुझे डांटा नहीं। किसी ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम पढ़ाई करो या अभी बैठ के पढ़ाई करो या ये करो वो करो, कभी नहीं। हमेशा मुझे फ्रीडम दिया, लेकिन ये बोला कि जो हमने तुम्हें संस्कार दिए हैं, जो वैल्यूज दी हैं, उसका हमेशा ध्यान रखना। नो मैटर वेयर यू गो, ऑलवेज रिमेंबर वेयर यू कम फ्रॉम। तो अपनी रूट से कनेक्टेड रहना, यही मेरे डैड ने मुझे सिखाया। जैसे मैंने अपनी तैयारी शुरू की मई 2018 में, तब मैंने कोई ऐसे अपने दिमाग में कोई कंपार्टमेंटलाइज नहीं किया कि प्रीलिम की अलग से मैं अभी करूं और मेंस की। मैं प्रीलिम्स कम्स मेन स्ट्रैटेजी अपनी पूरी अपनाई। मैंने पूरा सिलेबस होलिस्टिकली कवर किया। जब मैं न्यूज़पेपर के नोट्स बनाती थी करंट अफेयर्स के, तब जरूर मैं प्रीलिम और मेंस के अलग से थोड़ा उनको सेग्रीगेट करती थी। जो प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक चीजें होती थी उनके आगे पी लिखती थी, मेंस के लिए एम लिखती थी, बिकॉज मेंस में आपको एक बर्ड्स आई व्यू चाहिए होता है, एक ब्रॉडर एनालिसिस चाहिए होता है, उसमें आपको ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती। तो ताकि आगे मुझे ये कोई दिक्कत ना आए अपने नोट्स को सेग्रीगेट करने में, इसलिए मैंने ये डिस्टिंक्शन सिर्फ अपने करंट अफेयर्स में किया। बाकी थ्रू आउट द ईयर मैंने दोनों की तैयारी साइमल्टेनियसली की। हाँ, प्रीलिम से 1 महीना पहले मैंने स्पेसिफिक प्रीलिम के लिए ही तैयारी की। और जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं लाइक एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, जो सिर्फ प्रीलिम के लिए जरूरी होते हैं, तब उन पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया। एंड कुछ सब्जेक्ट्स लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री जो प्रीलिम में नहीं आते लेकिन आगे मेंस में आते हैं, तो उनको मैंने एक बार साइडलाइन किया उस 1 महीने के लिए। कि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था, तो मैं हर सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बना सकती थी।
लेकिन मैंने अपने सोर्सेस इतने लिमिटेड रखे। मैंने कुछ बुक्स ऐसी थी जो मैंने सिर्फ एक बार पढ़ी, ओवरऑल उनसे मैंने एक पर्सपेक्टिव गेन किया और फिर उन्हें मैंने साइड में रख दिया। सो दोज वर माय रीड ओनली वंस बुक्स। एनसीईआरटीज और कई ऐसी तमाम बुक्स होती हैं जो एक बार पढ़ के काफी है। बाकी मेरी जो कोर बुक्स थी, लाइक हिस्ट्री के लिए फॉर एग्जाम्पल स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, तो आई थिंक मुझे एक बुक लिस्ट पूरी निकालनी पड़ेगी, लेकिन बहुत लिमिटेड मेरा रिवाइजिंग मटेरियल था, मैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करती थी, तो मेरे लिए रिविजन बहुत मुश्किल नहीं था। हाँ, ऑप्शनल के लिए मैंने बहुत एक्सटेंसिव नोट्स बनाए थे, बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस में बहुत कम डिफरेंस होता है। उस टाइम अगर आपके पास ऑप्शनल के नोट्स हों तो वो बहुत आसान हो जाता है। तो ऑप्शनल के लिए मैंने डेफिनेटली बहुत अच्छे से नोट्स बनाए थे। मैंने जनवरी 2019 से आंसर राइटिंग शुरू की थी। टू बी वेरी प्रिसाइज, मैंने विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। देवर अबाउट 20 to 21 टेस्ट, तो वो मैंने ज्वाइन की। इसके अलावा इनसाइट सिक्योर करके एक इनिशिएटिव होता है उनकी वेबसाइट पे, वो हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन देते हैं, तो उससे भी मैं दो तीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। एंड बाकी क्वेश्चंस को पढ़ती जरूर थी कि उनके एक बार आंसर्स में देख लूं, कोई की वर्ड्स उनमें से मुझे मिल जाए ताकि मेरी आंसर राइटिंग में वो बाद में हेल्प करें। तो सभी क्वेश्चंस तो आप पूरे दिन में नहीं कर पाते, लेकिन एटलीस्ट आप सब क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, उनके जो की वर्ड्स हैं वो आप निकाल के रख सकते हैं। तो ये मैं जरूर करती थी। एंड आई थिंक इवन दो मैंने कोचिंग नहीं ली, बट मॉक टेस्ट अगर आप ऑनलाइन दें या कैसे भी आप दें, वो बहुत काम आते हैं आपके आंसर राइटिंग में। जी, पहले तो मेरा जो आप कहें फंडा जो था वो ये था कि इस एग्जाम को पहले आपको समझना पड़ता है। जब आपका एक साल लंबा आपका प्रेपरेशन टाइम है और उसके बाद एक साल और एग्जाम में चाहिए होता है, तो डेफिनेटली आप एक दिन 18 घंटे पढ़ के एंड दूसरे दिन आप अपनी बुक की तरफ देखना ही नहीं चाहें, ऐसा तो आप बिल्कुल मत कीजिए। जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। तो अगर आप मेरा फंडा आप पूछें तो इट वॉज वेरी सिंपल। 10 घंटे पढ़ाई करती थी, 8 घंटे डेफिनेटली सोना जरूरी है, और बाकी 6 घंटे जो मेरा मन में आए वो करती थी। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच बहुत जरूरी है बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी। तो मैं बहुत से टॉपर्स, बहुत से लोगों के सुनती थी कि 18 घंटे 14 घंटे, बट मुझे पता था कि 14 घंटे के बाद या 18 घंटे के बाद मुझमें अगले दिन पढ़ने का की क्षमता नहीं रहेगी। तो मैं उतना ही पढ़ती थी जितना मैं कंसंट्रेशन के साथ कर सकती हूँ, एंड टाइम वेस्ट ना हो, अगले दिन मेरे में एनर्जी बचे, इसलिए मैं एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करती थी। इंटरव्यू आई थिंक इस पूरे एग्जाम का मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल लेवल होता है, बिकॉज आप अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से जो भी आप तैयारी करके जाते हैं, आपको नहीं पता कि उससे पूछेंगे कि किसी और चीज से पूछेंगे। काफी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो वैसे तो मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म था काफी उनको इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड मिस इंडिया एंड मॉडलिंग एंड मैंने ये सब लिखा हुआ था दैट यू नो इन माय हॉबी, कि रैंप मॉडलिंग मुझे बहुत पसंद है। तो डेफिनेटली उनको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बट एट द सेम टाइम उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन पूछे वो मेरे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से पूछे। तो उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उनकी विजिट थी, तो यूएस इंडिया ट्रेड डील के बारे में मुझसे पूछा गया, एजुकेशन पॉलिसी पे मुझसे पूछा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूछा गया, खाप पंचायत पे मुझसे स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि मेरा जो बर्थ है वो हरियाणा में हुआ है एंड मेरी होम स्टेट राजस्थान है, तो ये इशू वहाँ पे है। तो ऐसे टाइप के सवाल मुझसे पूछे गए। इसके अलावा अगर एक इंटरेस्टिंग सवाल आप मुझसे पूछें तो ये था कि एक पैनल मेंबर ने, एक लेडी पैनल मेंबर थी, उन्होंने एक पर्टिकुलर साड़ी पहनी हुई थी, तो मुझसे ये भी पूछा गया कि वो कौन सी साड़ी है जो उन्होंने पहनी है। तो आई वाज नॉट अवेयर ऑफ विच साड़ी शी वाज वेयरिंग, बट आई थिंक वो ये चेक कर रहे थे कि जो सवाल हमें नहीं आते उन्हें हम कितना अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। देखिए, जितने भी लोग एस्पिरेंट्स जो हैं, जो अभी एग्जाम देने का सोच रहे हैं या जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनको मैं यही कहूंगी कि प्लीज कंसिस्टेंसी बनाए रखें, कभी हिम्मत ना हारें, बिकॉज ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपके इमोशनली बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मेरे साथ भी आए थे। लेकिन आप एक सिंपल सा लॉजिक सोचिए कि हर साल 800 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हैं इस एग्जाम में, तो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो नेवर लेट एनीवन टेल यू दैट यू कांट डू समथिंग।
यू नो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ये एक बहुत जरूरी चीज है. इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू ऑलरेडी हाफ वे देयर. तो सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखें, एंड ये भरोसा रखें कि आज नहीं तो कल मैं ये एग्जाम जरूर क्रॉस कर लूंगा, जरूर मेरी रैंक आएगी. तभी आप में आपकी परफॉर्मेंस भी उसी के अकॉर्डिंग होगी.